यहाँ तो माननीय कोर्रा थाना के प्रभारी फोन किए थे, सिंदरी में 12 थाना का पुलिस खड़ी थी। सिंदरी गए थे आंदोलन करने के लिए, वहां के एसडीपीओ 12 थाना की पुलिस और 150 जवानों के साथ खड़ी थी। हमने एक ही लाइन कहा कि डीएसपी साहब सामने आइए, अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक लाइन बता दीजिए, ये जो जमीन अब खड़ा है गांधी मैदान से दुगना जमीन था जहां सभा हो रही थी, बोले ये जमीन हमारे पुरखों की है और इस कंपनी ने 2 रुपया डिसमिल लिया है। क्या आपका बाप का जमीन लिया है? हमने एक लाइन कहा था माननीय डीएसपी साहब को कि डीएसपी साहब उतना मेहनत क्या करते हैं, अरेस्टिंग करना है एकदम आके अरेस्टिंग कीजिए, हम लोग भागेंगे नहीं, लेकिन एक लाइन में उत्तर दीजिए, जिस जमीन में आकर आप खड़े हैं ये हमारी पुरखों की है, इसे 2 रुपया डिसमिल लिया गया है, क्या आपके बाप दादा की जमीन इस तरह ली गई है? पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था, अगला दिन कानून बन गया कि आगे छोड़िए अब पीछे भी सीट बेल्ट बांधना होगा। क्यों? क्योंकि मरने वाला साइरस मिस्त्री था। छात्र रोज मरते हैं, मेरे 2 साथी 2 दिन पहले मारे गए, आज तक हम उबर नहीं पाए, और मेरे भाषण से तो आपको लगता है कि गुर्राने वाला टाइगर आई थोड़ा सा उस रूप में तो नहीं है। जितने भी पुलिस के भैया लोग आए सब तो बड़े हैं। दादा साहब पैसा बटुआ में नहीं रखे हैं, पैसा एसबीआई में रखे हैं, किसका होने वाला है पता है ना? तो वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? खैर डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो उस समय प्रत्येक झारखंडी को यह तय करना होगा, एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। भगत सिंह ने भी कहा था मुझे फांसी ना दी जाए, बल्कि मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए और गोलियों से भून दिया जाए। क्यों कहा था ऐसा पता है? ताकि मेरे बदन पर चलने वाली एक एक गोली को, मेरे शरीर से बहने वाले एक एक लहू के कतरे को देखकर नौजवानों में उबाल आए। और मोदी साहब का कहिए मत, भले उनका अपना बेटा नहीं है, गोद लिया बेटा है, दुगो है। बिल्कुल हमारे भाई लोग हैं। आज भी एक भाई वर्दी पहन के उधर खड़ा है, एक भाई तैयारी कर रहा है, एक भाई प्रोटेस्ट कर रहा है, एक भाई लाठी से पीट रहा है। दरोगा जी पीछे से दे दीजिएगा, लड़ाई आपके बेटे के लिए है। हेमंत सोरेन आपका बेटा को दरोगा नहीं बनाएगा, उनको दरोगा हमारा आंदोलन बनाएगा। दरोगा जी से निवेदन होगा, डीएसपी भी आया तो सुन लीजिए, हेमंत सोरेन आपका बेटा को डीएसपी नहीं बनाएगा। जेपीएससी देखिए ना 7 को हुआ है 22 साल में, बिहार में 68 को हुआ है, इसलिए आंदोलन ही आपका डीएसपी का बेटा को डीएसपी और दरोगा का बेटा को दरोगा बनाएगा। इसलिए आगे से नौकरी बचाइए, पीछे से आंदोलन का सपोर्ट कीजिए। कोई ना कोई आपके रिश्ते नाते में होंगे, धनबाद बोकारो रामगढ़ पिपरवार के क्षेत्र में कोई ना कोई आपके भुक्तभोगी होंगे, लेकिन यही मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, जिस प्रकार हमारे यहाँ बीसीसीएल है वहाँ एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वहाँ भी कोयला खोदने का काम करती है। पता है वहाँ क्या होता है? सबसे पहले कंपनी अपना डाटा बनाती है कि जो खनन होगा वो कितने बड़े क्षेत्र में होगा, और फिर वहाँ जाके क्या करती है, जो भी लोग विस्थापित होंगे विस्थापन होने से पहले उनको घर बना के देती है। इसी देश में, इसी भारत में एनसीएल ये कार्य करती है और बीसीसीएल बुलडोजर लगा के हमारा घर तोड़ देती है। इसी देश में नागपुर में डब्ल्यूसीएल है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, वहां भी इन्हीं कानूनों को, इन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाता है कि यदि कोई विस्थापित होने वाला है तो पहले चिन्हित किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक एस्टिमेट दिया जाता है और समय के भीतर उसको घर बना के दिया जाता है। लेकिन आइए झारखंड चले जाइए, दामोदर नदी के किनारे किनारे जहां जहां कोयला खदान है, 1951 में, कहीं 1962 में, कहीं 1972 में जमीन लिया गया है, आज भी लोग धक्का खा रहा है, आज भी लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। क्या भाई इतना अन्याय कहीं हुआ होगा? आप पढ़ने वाले छात्र एक बार सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष में क्या इतना अन्याय, जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है, कहीं हुआ होगा? इसी देश में नर्मदा कोल लिमिटेड, वो भी सेम कानून, लेकिन सिर्फ झारखंड में कानून है कि इनका जमीन फ्री पॉकेट का है, मारना है, पीटना है, जबरन तंबू गाड़ देना है, जबरन कब्जा कर लेना है और इन्हें जमीन से नेस्ता नाबूद कर देना है। तो इसलिए आज झारखंड के प्रत्येक नौजवान को यही कहेंगे कि एक बार मांग के देखिए, अगर मांग के मिलता है तो ठीक है, एक बार 24 में बदलाव करके देखिए, बदलाव होता है तो ठीक है, अरे तो साफ कहा गया है मरता क्या नहीं करता है। क्या करेंगे उस जिंदगी का जहां हमारा घर परिवार नहीं होगा, जहां हमारे खेत खलिहान नहीं होंगे, जहां हमारे बच्चों का भविष्य नहीं होगा? क्या करेंगे उस जिंदगी का? तो उस समय
करना होगा। एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। हमें शौक नहीं लगा है, हम भी चाहते हैं शांत रहें, हम भी चाहते हैं खेले कूदे, हम भी चाहते हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जाए। अंगार रस की कविताएं लिखने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार बाध्य कर रही है। सरकार के जो पार्ट से कार्यपालिका, जो डीसी महोदय हैं, एसडीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, ये लोग बाध्य कर रहे हैं। और इस आंदोलन में मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के साथ साथ कार्यपालिका भी अपना योगदान दे। कम से कम जो लोग 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग इसी हजारीबाग के किसी कमरे से तैयारी करके नौकरियां लिए हैं, आपको समर्थन करना होगा। और नहीं तो फिर आने वाला भविष्य, आप किसी प्रकार सेलेक्ट हो गए हैं, अगर नीति नहीं बन पाती है, याद रखिएगा एक टीचर गारंटी नहीं ले सकता है कि उसका बेटा भी टीचर बनेगा। एक वीडियो गारंटी नहीं ले सकता है उसका बेटा वीडियो बनेगा। तो फिर दरोगा साहब काहे आप रात भर से परेशान कर रहे हैं? क्या आपका बेटा दरोगा बनेगा? गारंटी लेते हैं? अरे आप ईमानदारी से कहें तो आप अपनी ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अगर आपका बेटा का भविष्य कहा जाए ना, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बताइए, आप दरोगा जी का बेटा दरोगा बनेगा? तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? गांधी के देश में, गांधी के मैदान में आप आंदोलन करने से रोक रहे हैं। काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं बताइए। चलिए, अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा कि सभा हजारीबाग में है और प्रशासन घर में जाके हमारे दोस्तों को धमका रही है। अच्छा लगा, गब्बर खुश हुआ। सबसे पहली बात, जितने भी मीडिया के बंधु आए उनका धन्यवाद देते हैं, प्रशासन के लोग आए हैं, जो पुलिस टीम, उनका भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा सा कानून की जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था है ना, वो क्यों बनाई गई है। भारत देश में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों बनाई गई है? क्योंकि आप सब लोग आयु में हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। भले आप लोग ड्यूटी करने आए हैं, लाठी डंडा लेकर आए हैं, आप गांधी मैदान को जलियांवाला मैदान में बदल दीजिए, कोई गम नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सच्चाई को जान लीजिए कि भारत में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों आई है, कब आई है, कैसे आई है। भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था 1861 में आई है। सबसे पहले 1860 में कानून बना, इंडियन पेनल कोड, जो बड़ा बाबू के टेबल में किताब है उसका नाम है इंडियन पेनल कोड। उसे हिंदी में कहेंगे भारतीय दंड संहिता, उर्दू में कहेंगे ताजीरात हिंद, और अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन पेनल कोड। ये 1860 में आया है। उसके एक साल बाद और एक कानून आया, अंग्रेज लेके आए। उस कानून का नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। इंडियन पुलिस एक्ट का मतलब था, अंग्रेजों ने टीम बैठाई और अपनी टीम से कहा कि बार बार इंडियन लोग विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध को कंट्रोल कैसे किया जाए। बोला देखिए, इंडिया के लोग बहुत गरीब हैं, प्लस आपस में बटे हुए हैं, यदि आप इनके हाथों में एक नौकरी के नाम पर कुछ पैसा थमा दिया जाए तो छोटा भाई खुद बड़ा भाई को पीट देगा। तो बोला देर किस बात की है, क्या किया जाए। तो चलिए कानून बने, उस कानून का नाम रहेगा इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और उसमें तय हुआ कि जितने भी हवलदार, जितने भी चपरासी, जितने भी जमादार और जितने भी पुलिसकर्मी होंगे वो 100% हिंदुस्तानी लोग होंगे। उन्हें किसी को ऊपर लेवल का जॉब नहीं दिया जाएगा, जिसे हम लोग ICS कहते हैं। नेताजी बोस ने पास किया था एग्जाम, आपको पता होगा। इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, और इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कहते हैं। इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस। यानी इंडियन सिविल सर्विस में इंडियन का ना हो, बाकी इंडियन पुलिस एक्ट में इंडियन से भर देना है। क्या काम होगा कि जब भी कोई किसान, जब भी कोई नौजवान, जब भी कोई छात्र आंदोलन करेगा, इन्हीं इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के माध्यम से जो लोग पुलिस बने हैं, इनके हाथों में लाठी थमा के दम भर के पिटाना है। बुरा मत मानिए दरोगा जी, आज भी वही काम हो रहा है। आज भी बिल्कुल हमारे भाई लोग हैं,
आज भी एक भाई वर्दी फाड़ के उधर खड़ा है, एक भाई तैयारी कर रहा है, एक भाई प्रोटेस्ट कर रहा है, एक भाई लाठी से पीट रहा है। जंगलों में जो नक्सली बने हैं ना, नक्सली कहते हैं सबका पैंट टाइट हो जाता है, लेकिन हम साफ कहते हैं कभी सर्वे कीजिएगा, पता चलेगा एक भाई सीआरपीएफ में है, एक भाई एरिया कमांडर में है। पता कीजिएगा क्यों, किसके लिए? बस मुट्ठी भर लोगों के लिए, बस मुट्ठी भर लोगों के लिए देश का कानून है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सीट बेल्ट बांधिएगा, अडानी साहब उड़ने वाले हैं। बस मुट्ठी भर लोगों के लिए कानून है इस देश में। आप क्या सोचते हैं हेमंत सोरेन कानून बना देंगे आपके लिए? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल फिलहाल उनकी एक बहन का शादी हुआ है, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया है। क्या लगता है आपके लिए कानून बना देंगे? और मोदी साहब का कहिए मत, भले उनका अपना बेटा नहीं है, गोद लिया बेटा एगो दुगो है। क्या लगता है छात्रों, आपके लिए कानून बना देंगे? क्या आप साइरस मिस्त्री हैं? आप साइरस मिस्त्री हैं क्या? साइरस मिस्त्री का नाम जानते हैं? सीएमडी, टाटा के पूर्व सीएमडी थे। पहले उनकी मौत के लिए हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जब उनकी मौत हुई तो सरकार ने देखा कि कैसे मौत हुई, बोला पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था, पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। अगला दिन कानून बन गया कि आगे छोड़िए, अब पीछे भी सीट बेल्ट बांधना होगा। क्यों? क्योंकि मरने वाला साइरस मिस्त्री था। छात्र रोज मरते हैं। मेरे 2 साथी 2 दिन पहले मारे गए, आज तक हम उबर नहीं पाए। और मेरे भाषण से तो आपको लगता है कि गुर्राने वाला टाइगर आई थोड़ा सा उस रूप में तो नहीं है। क्या कोई कानून बनेगा? उनकी घटना हुई है एनएच में, क्या एनएच कोई कानून बनाएगा? क्या पुलिया वहां बनेगी? क्या वहां बैरियर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का ट्रैक्टर वहां दौड़ेगा। इसलिए यहाँ पढ़ने वाले छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यदि आपकी लाठियों का सामना करेंगे, आपके भाई हैं। और जो झुमरा के पहाड़ में नक्सली बनकर बैठे हैं, कॉपी कलम लेकर चेक कीजिएगा, मामा का, मौसी का, फुफ्फा का बेटा होगा। कब समझेंगे आप? हमको समझ में नहीं आता है। हम चाहते हैं नौकरी आप आगे से बचाइए, पीछे से चंदा दे दीजिएगा आंदोलन करने के लिए। दरोगा जी पीछे से दे दीजिएगा, लड़ाई आपके बेटे के लिए है। हेमंत सोरेन आपका बेटा को दरोगा नहीं बनाएगा, उनको दरोगा हमारा आंदोलन बनाएगा। दरोगा जी से निवेदन होगा, डीएसपी भी आया तो सुन लीजिए, हेमंत सोरेन आपका बेटा को डीएसपी नहीं बनाएगा। जेपीएससी देखिए ना, 7 को हुआ है 22 साल में, बिहार में 68 को हुआ है। इसलिए आंदोलन ही आपका डीएसपी का बेटा को डीएसपी और दरोगा का बेटा को दरोगा बनाएगा। इसलिए आगे से नौकरी बचाइए, पीछे से आंदोलन का सपोर्ट कीजिए। यदि ज्यादा दिक्कत होगा, यदि ज्यादा हाथ पांव बंधा होगा तो कमजोर लाठी चलाइएगा, ऐसा मत चलाइएगा। और ऐसा चलाइएगा तो घायल मत कीजिएगा। हमें घायल होने से डर लगता है, मार दीजिएगा, डर नहीं लगता है। मार दीजिएगा, सच बोलते हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है। मरने से डर नहीं लगता, हम ईमानदारी से बोल रहे हैं। हमको बीमार होने से डर लगता है। बीमार हो जाएंगे तो आंदोलन रुक जाएगा, मर जाएंगे तो आंदोलन दुगना रफ्तार से चलेगा। क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था कि मुझे फांसी ना दी जाए, भगत सिंह ने भी कहा था मुझे फांसी ना दी जाए, बल्कि मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए और गोलियों से भून दिया जाए। क्यों कहा था ऐसा पता है? ताकि मेरे बदन पर चलने वाली एक एक गोली को, मेरे शरीर से बहने वाले एक एक लहू के कतरे को देखकर नौजवानों में उबाल आए। इसलिए उन्होंने कहा था हमको फांसी नहीं दिया जाए, बंद कमरे में फांसी ना दिया जाए। यदि हम गुनहगार हैं तो बीच चौराहे में खड़ा कर दिया जाए और गोलियों से भून दिया जाए। आपसे भी वही कहेंगे। इसलिए आपसे भी निवेदन करेंगे, आप ड्यूटी कीजिए, आपकी ड्यूटी का सम्मान करते हैं। हम लोग आंदोलन करते हैं, हमारे आंदोलन का भी कोऑपरेट कीजिए। तो कुछ नहीं मिलेगा, पैसा बटुआ में नहीं रखे भैया। यहाँ तो माननीय कोर्रा थाना के प्रभारी फोन किए थे, सिंदरी में 12 गो थाना का पुलिस खड़ी थी। सिंदरी गए थे आंदोलन करने के लिए, वहाँ के एसडीपीओ 12 थाना की पुलिस और 150 जवानों के साथ खड़ी थी। हमने एक ही लाइन कहा कि डीएसपी साहब सामने आइए, अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक लाइन बता दीजिए, ये जो जमीन आप खड़ा है, गांधी मैदान से दुगना जमीन था जहां सभा हो रही थी। बोले ये जमीन हमारे पुरखों की है और इस कंपनी ने 2 रुपया डिसमिल लिया है। क्या आपका बाप का जमीन लिया है? हमने एक लाइन कहा था माननीय डीएसपी साहब को कि डीएसपी साहब उतना मेहनत क्या करते हैं,
अरेस्टिंग करना है एकदम आके अरेस्टिंग कीजिए, हम लोग भागेंगे नहीं, लेकिन एक लाइन में उत्तर दीजिए, जिस जमीन में आकर आप खड़े हैं ये हमारी पुरखों की है, इसे 2 रुपये डिसमिल लिया गया है, क्या आपके बाप दादा की जमीन इस तरह ली गई है? और उसके बाद भी आपको दिक्कत नहीं है तो आइए ना, हम तो शमशान घाट में 1 सप्ताह में एक बार मिल जाते हैं। लाइव नहीं देखे वीडियो क्या? राजभवन से लोग देख रहे हैं, सही बोल रहे, राजभवन से देख रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को हम शमशान घाट में थे और विधेयक को वापस करता है कि एगो योद्धा तो घायल है, तो उन्हें पता नहीं कितना कितना योद्धा बन के तैयार है, उन्हें यह भी नहीं पता कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। इसीलिए हमें परेशान ना किया जाए, हमारे हक अधिकार को हमने सामने रख दिया जाए, हम अब तक नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमारे हक अधिकार के बीच कोई टकराएगा, वो टकराने वाला कोई क्यों ना हो, हम वही राड़ माटी के राड़ लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज को पेट में 1 नंबर करवा दिया। इतिहास याद कीजिएगा, हुक्मरान में बैठे लोग 1757 में इंडियन भारत की सरजमी में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों के सामने उठा के पटक दिए गए भारत के लोग। ठीक 7 साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है इसी बिहार में, फिर भारत के लोग अंग्रेज के द्वारा पटक दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मानभूमि में आते हैं चुहाल विद्रोह में उनको हम पैंट में 1 नंबर करा देते हैं। हम वही झारखंड के लोग हैं, हमारे अस्तित्व से नहीं टकराइएगा, हमें हमारा इतिहास मत याद दिलाइएगा, हम भी चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम भी चाहते हैं जियो और जीने दो का सिद्धांत, हम भी चाहते हैं नदी नालों में, पर्वत पहाड़ों में, झील झरनों में प्रेम के गीत गाएं युवा, नौकरियां करें, अपना घर बसाए। हम नहीं चाहते इनके हाथों में हथियार हो, हम नहीं चाहते हैं ये विद्रोही बने, हम नहीं चाहते हैं ये बागी बने, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो अगली सरकार झुमरा के पहाड़ में बनेगी। और बस इमेजिन कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि यदि सरकार झुमरा के पहाड़ में बन गई तो रूह कांप उठेगी, रूह कांप उठेगी, सपने में यमराज आएंगे। पहले ही कहा देते हैं हमें परेशान ना कीजिए, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमने अपने जीवन का 5 साल 10 साल 15 साल इन लॉजों में दिया है। अरे भाइयों की तो छोड़िए, हमारी बहनें, हमारे गांव की लड़कियां, वे भी अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने गांव की पगडंडियों को छोड़कर आई हैं बाप का सहारा बनने के लिए। कितने शर्म की बात है, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। यही एक केरल राज्य है, अगर आप उस राज्य में चले जाएं, उस राज्य के आंकड़े को उठाएं तो आपको मिलेगा कि वहां की बहन यदि घर का त्याग करती है, वहां की बहन यदि घर छोड़कर बाहर जाती है, या तो मास्टर नहीं बनती है या तो डॉक्टर नहीं बनती है। लेकिन हमारे झारखंड में भाइयों की तो छोड़िए, बहनों की बात करते हैं, लड़कियों की, बालिकाओं की बात करते हैं, यदि वो घर छोड़ के जाती हैं दिल्ली में नौकरानी बनती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। 7500 की 75,000 हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब है। अगर 7500 ही है तो मान के देखिए, हमारी 7500 बहनें दिल्ली में दाई का काम कर रही है। अभी उस राज्य में जहां कहीं कोयला, जहां कहीं सोना, जहां कहीं अभ्रक, कहीं यूरेनियम, कहीं तांबा, कहीं लोहा, उस राज्य में हमारी बहनें दिल्ली में नौकरानी का काम करती हैं। कितना शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए, कितनी शर्म की बात है इन आईएएस के लिए, जिनको आईएएस नहीं गधा बोला जाए। आपके लिए एक पॉलिसी नहीं, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। और भी तो राज्य हैं, नागपुर में एक आईएएस अधिकारी रहते हैं झारखंड के। अरे ऐसा मत सोचिए कि हम लोग बच्चा है, बच्चा है, छोटा बच्चा जान समझ के ना टकराना रे, बड़ा लोग भी हम लोग को टेलीफोन करता है। एक खनन अधिकारी है जो आईएएस हैं, रांची के हैं, उनका पोस्टिंग है नागपुर में। उन्होंने हमें टेलीग्राम में एगो लेटर भेजा, उसमें शायद एनसीएल या कोई कंपनी है उड़ीसा में और तमिलनाडु में, वो माइनिंग का काम करती है। और माइनिंग सरदार तब लोग समझते हैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक वाले ही माइनिंग सरदार बनते हैं ना, तो हम लोग तो पीएचडी के, हम लोग टेक्निक में गए नहीं है, इसीलिए बताइएगा। माइनिंग सरदार की पोस्ट आई है, कहां? तमिलनाडु में और उड़ीसा में। क्या लिखा है पता है? कि वही माइनिंग सरदार बनेगा जो उड़ीसा में उड़िया भाषा का ज्ञान रखता हो और तमिलनाडु में तमिल भाषा का।